तो फोर्स है आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है आपका फ्रिक्शन फोर्स। कुछ आइडिया है किसी को फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? बताएं। जो सरफेस लगाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। लेट्स से आपके पास एक रफ सरफेस है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा है M। यहां पे आपने एक फोर्स लगाना शुरू किया। एक भारी किताब रखी है प्रदीप वाली, उसको आपने फोर्स लगाना शुरू किया। क्या हल्का सा फोर्स, आप फोर्स को ना ग्रेजुअली बढ़ाओगे तो क्या हल्का सा फोर्स लगाते ही मूव कर जाएगी? जब आपने फोर्स लगाया बट फोर्स कम था तो ये मूव क्यों नहीं करी? बात समझे? मैंने एक फोर्स लगाया हल्का सा, और हल्का सा फोर्स लगने के बाद वो बुक मूव क्यों नहीं करी? फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा? हाँ जी, इसके इस साइड फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। आपने फोर्स और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, एक फोर्स पर वो बुक चल पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स की कैपेसिटी कम है ना। पहले आपने F लगाया तो उसने क्या किया? उसको रोका। आपने फिर फोर्स लगाया ज़्यादा बढ़ा के तो उसने उतना फिर अपोज किया। बढ़ाते बढ़ाते जब आपका बाहर वाला फोर्स एक लिमिट को क्रॉस कर गया, तब फ्रिक्शन फोर्स के ये बस की बात नहीं रही कि इसको रोक पाए। ये ऐसी बात है, एक छोटा बच्चा है, पापा अगर घर से जा रहे हैं कहीं ऑफिस में और वो पापा को रोक रहा है, टांग पकड़ ली उसने, है ना। तो वो टांग पकड़ ली तो क्या करेगा? कुछ देर के लिए रोक पाएगा, है ना। लेकिन जब पापा का फोर्स बढ़ जाएगा तो उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो फ्रिक्शन उस बच्चे की तरह है जो पापा को ऑफिस नहीं जाने दे रहा, है ना, रोक रहा है। बट कुछ देर बाद जब पापा का फोर्स बड़ा हो जाएगा, उसका फोर्स लिमिटेड है तो वो निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स की जो मैक्सिमम, मैंने कहा जो इसके लिमिटिंग, F लिमिटिंग का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। कहने का मतलब, आप एक बात बताएं, एक हल्की किताब है और एक भारी किताब है, किसको मूव करना आसान है? हल्की को। क्या हल्की का नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगा? हाँ जी बताएं। अगर ये M कम होगा तो mg लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन भी कम लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होती है, उस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू होगी, ठीक है। अगर मुझे इसको इक्वालिटी साइन में लेके आना है तो F लिमिटिंग लिखूं, F मैक्स लिखूं, सेम बात है, इक्वल टू म्यू इंटू N। ये आपका क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। N क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये डिपेंड करता है आपका डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ surfaces involved। कहने का मतलब, आपकी बुक का जो नीचे वाला सरफेस है वो कैसा है ना। इस बुक को आप अगर इस तरीके से रखोगे
तब अलग फ्रिक्शन फोर्स बनेगा, और जब आप इसको ऐसे रखोगे तब अलग लगेगा, क्योंकि जो आपके दो सरफेस इन्वॉल्व हैं उस पर डिपेंड करता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर रफनेस ज़्यादा होगी तो आपका म्यू ज़्यादा होगा, अगर रफनेस कम होगी तो म्यू कम होगा। ठीक है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स का के बेसिक का कॉन्सेप्ट है, F इक्वल टू म्यू एन। सवाल करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। आप नोट कर लें बेशक यहाँ पे कि म्यू इज, कहीं पे स्टार बना के, म्यू इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो डायमेंशन इसका नहीं है, ये मास है आपका। अगर यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन, यहाँ पे मैंने अगर फोर्स 2 न्यूटन लगाया तो आप बताएं फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। पॉइंट 4 लगेगा। पहले एक बात बताएं, एक बुक है भारी सी, सुनेंगे ध्यान से। जब मैंने, अच्छा पहले ये बताओ इसमें ना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, एफ मैक्सिमम। ये जो फॉर्मूला है ये एफ मैक्स का है। एफ मैक्स विल बी म्यू इंटू एन। यहाँ पे एन कितना होगा, म्यू की वैल्यू 0.2 है, एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे परमजीत? नॉर्मल रिएक्शन की कैसे निकालेंगे, इसका एफबीडी बना लो, नीचे एमजी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा तो n इक्वल टू एम जी। तो n इक्वल टू एम जी, एम कितना है 2g, 10 ले लिया तो ये आपका हो गया 4 न्यूटन। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम लगेगा वो 4 न्यूटन लग सकता है। पर इस केस में आप बताएं फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन लगेगा या कम लगेगा? क्यों? हाँ जी, आप सब बताएं, आप बताएं परमजीत। मैंने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी, ये जो एफ मैक्स निकाला है ना, एफ मैक्स इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। यहां पे मैंने बाहर से 2 न्यूटन लगाया है। अब आप मुझे बताएं कि जो अपोज करने वाला फोर्स है वो कितना लगेगा। देख लें इसको एक बार। 4 लगेगा। आप कह रहे हैं ये 4 लगेगा। अब सुने ध्यान से, आपने एक बुक के ऊपर इस साइड 2 न्यूटन फोर्स लगाया और फ्रिक्शन इस साइड 4 लग गया तो बुक आपकी इस साइड चलने लग गई, क्योंकि 4 इस साइड हुआ ना और 2 इस साइड हुआ। ठीक बात है नहीं? आपने कभी देखा है कि बुक को आपने धकेला ऐसे और चल इस साइड पड़ी? अगर ऐसा है तो फिर आपको डॉक्टर से घर की वास्तुशास्त्र को चेक कराना चाहिए, कुछ वहाँ पे है। संभव नहीं है ना, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर पापा ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे तो बच्चा क्यों लगाएगा ज़्यादा जोर? बच्चे की कैपेसिटी है रोकने की, आप समझें इसको। अगर पापा मजाक मजाक में कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो बच्चा हल्का सा रोकेगा ना, लेकिन जब वो असली में जा रहे होंगे, जोर लगेगा उसका, तो बच्चा जोर लगाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का एक ही मकसद है कि पापा ऑफिस न जाएं, घर पे ही रहें, मेरे से दूर ना हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे जो जितना फोर्स बाहर से लगाएंगे आप, अगर बाहर से 2 न्यूटन लगाया है तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी 2 न्यूटन इन दिस केस। यहाँ पे 2 न्यूटन लगेगा, 4 न्यूटन नहीं लगेगा। जब यही फोर्स जो ये F था, ये फर्स्ट केस मान लें इसको, सेकंड केस में यदि F को मैं 3 न्यूटन कर दूं तब बताएं फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 3 न्यूटन। उसको अपोज करेगा
अगर मैं लगा दूं F इक्वल टू 4 न्यूटन तब 4 न्यूटन। अगर मैं लगा दूं F इक्वल टू 5 न्यूटन तब बच्चे की कैपेसिटी है 4 न्यूटन। ठीक है, जब आप बढ़ा रहे हैं फोर्स को तब फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगा। ये बताएं अब इस केस में जब आपने F इतना लगाया है, फ्रिक्शन इतना लग गया, आप बताएं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन फोर्थ केस कितनी होगी? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन फोर्थ केस। हाँ जी, 1/2 बताएं सब लोग। वन बाय टू कैसे किया आपने? सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में आपने देखा इस साइड आपने फोर्स लगा रखी है 5 न्यूटन और इस साइड फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा 4 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो गया 1 न्यूटन। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 2 इंटू ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे एक बॉक्स बना के आप बड़ा सा स्टार लगा के लिख लें, क्या? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये लाइन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी मोशन एंड प्लेन में एक लाइन मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, 2 डायमेंशनल मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज 2 1D मोशंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो रिलेटिव आपका फ्रिक्शन का एक ही मकसद है, टू अपोज रिलेटिव मोशन। इसके साथ आप एक हिंदी में लाइन लिखना चाहें तो एक गाना था 3 इडियट्स में, जाने नहीं देंगे तुझे, देखी मूवी आपने? है तो आप लिख लें इसके, जाने मतलब फ्रिक्शन बोलेगा अगले उस बॉक्स को कि जाने नहीं देंगे तुझे। फ्रिक्शन का काम है कि वो मेरे से अलग ना हो, बस सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, अलग ना हो। देखें भाई, अब बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा है, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, इन दोनों के बीच में यहाँ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की यहाँ पे कोएफिशिएंट है 0.25, मास इज 5 kg 10 kg, फोर्स 30 न्यूटन। आप देखें जैसे इस नीचे वाले बॉक्स पे फोर्स लगेगा तो ऊपर वाले बॉक्स पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, नीचे वाले पे कैसे लगेगा। आपको दोनों बॉक्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। बनाएं एक बार, क्या बताया मैंने? जैसे आपने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव हो जाएगा,
तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा और किस साइड लगेगा ये बताना आपको। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 5 kg ब्लॉक का एंड 10 kg ब्लॉक का। वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बैलेंस हो जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिखा दें। आपने लगाया इस पे 30 न्यूटन, दिखाएं आप एक बार। ये ठीक है, ये मान गया मैं। और बाकी दिखाएं, बाकी फोर्सेस देखो। नीचे वाले बॉक्स पे आगे की तरफ 30 न्यूटन लगेगा, ये बात तो सही है। पीछे की तरफ फ्रिक्शन कौन लगाएगा? कौन सा सरफेस? स्मूथ सरफेस का मतलब होता है वहां फ्रिक्शन 0 है। स्मूथ का मतलब ही क्या है? है ना, ये तो नहीं लगाएगा। फिर बताओ कौन सा फोर्स लगेगा? और आप कह रहे हैं ऊपर वाला बॉक्स नीचे वाले पर फोर्स लगाएगा, किस साइड लगाएगा? नहीं, वो तो हो गया। देखो आप कह रहे हैं ना कि ऊपर वाला बॉक्स नीचे वाले पे ऐसे लगाएगा, वो तो मान लिया मैंने। चलो आप बनाओ, अगर सारे बना रहे हो सारे बनाओ। ऊपर वाले बॉक्स पे एक फोर्स उसका mg का लगेगा, 5 है तो 50 हो गया, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अगर इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा तो n = 50 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नीचे वाले पे। नीचे ये जो n था ये किसने लगाया था? ये नीचे वाले ने ऊपर वाले पे लगाया था, तो वही फोर्स वो नीचे लगाएगा n। इसको आप m1 बोल दो तो बढ़िया है। ये आपका, इसको मैं m1 बोल रहा हूँ, है ना, मास m1 और ये मास m2। ये m1g हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन है। और नीचे आपका एक और हो गया, क्या? m2g। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन लगाया ऊपर वाले बॉक्स ने। अब नीचे वाला जो ग्राउंड है वो क्या इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? हाँ कि ना? यार दोबारा देखो, इसके ऊपर एक तो लगा ग्रेविटी का फोर्स m1g। अगर ग्रेविटी का लगा है, अगर ये वाला ब्लॉक नहीं होता तो गिर जाता, उसके ऊपर इसने फोर्स लगा रखा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक बात है। अब इस वाले ब्लॉक ने उसके ऊपर n ऊपर लगाया था, तो ये वाला इसके ऊपर n नीचे लगाएगा, लगा दिया, उसका वेट लगेगा ही लगेगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ ये दोनों फोर्स हुए तो रुका कैसे रहा? मतलब उसको ऐसे मूव करना चाहिए था, ऐसे मूव तो नहीं कर रहा, तो कौन कर रहा होगा? ग्राउंड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन n1, इस नीचे वाले ग्राउंड का फोर्स इस पे ऊपर की तरफ n1 रहेगा। अगर ये बातें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी दे रही हैं तो आप हर पॉइंट को लिखें कि ये नॉर्मल रिएक्शन किसके कारण है। आप लिखें ये m2 के कारण m1 पर है, अपनी भाषा में लिखिए। ये n किसके कारण है? ये m2 पर है m1 के कारण। ये n1 किसके कारण है? m2 के ऊपर ग्राउंड के कारण। और ये आपके ग्रेविटी के फोर्सेस हैं, ठीक बात है, मान लिया। अब इसके अलावा ये फोर्स बैलेंस हो जाने हैं, ये इसको काटेगा और ये मिलके इसको काटेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, आपका मोशन ऐसे ही होना है, ठीक बात है। तो जब भी ऐसा फ्रिक्शन का सवाल आएगा तो आप इन फोर्सेस को शो नहीं करेंगे,
जब मोशन ऐसे हो रहा होता, लिफ्ट वाला केस होता, कोई चीज ऊपर नीचे आ रही है, तब आप ये फोर्सेस दिखाते। अब मोशन ऐसे है, तो ऐसे है, तो नीचे वाले पे आपने बताया 30 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया है बाहर से, ठीक बात है। अब नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, वो तो फोर्स लगा नहीं सकता, ऊपर वाला रफ है, ये वाला फोर्स लगाएगा क्या? और लगाएगा तो इस ब्लॉक पे किस साइड लगाएगा, इस ब्लॉक पे किस साइड लगाएगा? आप ये बताओ, अगर एक किताब के ऊपर किताब रखी है, एक किताब के ऊपर किताब रखी है और नीचे वाली किताब को आपने हल्का हल्का मूव करना शुरू कर दिया, तो उसके ऊपर रखी हुई किताब जिसके ऊपर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया था, हाथ से टच भी नहीं किया, तब भी वो ऊपर वाली किताब उसके साथ साथ मूव करेगी या पीछे आएगी? देखते हैं। आप इसको ऐसे होल्ड कर लो, एक नोटबुक और दो। छोड़ छोड़, ये देखें, अगर मैं, ये आपका सरफेस है, अगर इस बुक को पुश करूंगा तो क्या मोबाइल साथ में चल रहा है? चल रहा है ना? फोर्स तो मैंने इस पे लगाया है, तो वो कैसे चला? कौन से ऊपर? हाँ, वो स्मूथ नहीं है, गुड, बिल्कुल लगाएगा। तो आप बताएं, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन किस साइड लगाएगा? बात समझ गए आप? ऊपर वाले पे ये कह रहा है कि फ्रिक्शन लगेगा पीछे, मोबाइल के ऊपर फ्रिक्शन लगा पीछे और मूव करके आगे, फोर्स उस पे लगी नहीं रहा, फोर्स तो इस पे लग रहा है, नीचे वाले पे। मैंने नीचे वाली बुक को धकेला और आप कह रहे हैं कि ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे लग गया, फ्रिक्शन पीछे लगा और चला आगे। हाँ जी, मेरी बात सुनो। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर ये ऊपर वाला सरफेस स्मूथ होता, हाँ, गुड गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। क्या आप इस बात को फील कर पा रहे हैं कि अगर बहुत स्मूथ होता, बहुत स्मूथ होता, इसको पुश करते तो क्या ये वहीं पे रहता और नीचे वाला मूव कर जाता, है ना? अगर आप आइस क्यूब मान लो, एक आइस क्यूब है, उसके ऊपर कोई एक भारी बक्सा रखा हुआ है, तो आइस क्यूब अगर पुश करोगे तो वो बक्सा वहीं पे रह जाएगा और आइस क्यूब आगे खिसक जाएगी। होगा ऐसा? होगा। उस केस में ये जो आपका ऊपर वाला बक्सा था, ये ऐसे ऐसे मूव करा, मतलब इसके हिसाब से तो ये पीछे मूव कर गया ना, रिलेटेड टू दिस। और फ्रिक्शन का मकसद क्या है? टू अपोज रिलेटिव मोशन। अगर इस बॉक्स का मोशन इसके हिसाब से ऐसे हो गया तो वो इस मोशन को अपोज करेगा, या फिर जाने नहीं देंगे तुझे। अब वो जाने लग गया इस साइड, तो कह रहे नहीं जाने देंगे भैया। क्या करेंगे? तेरे ऊपर फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा इसके ऊपर। बताओ हाँ कि ना? जो आपके किताब के ऊपर मोबाइल रखा था और वो किताब को फोर्स लगाने में मोबाइल आगे चल पड़ा, तो नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले मोबाइल पे आगे फोर्स लगाएगा उसको अपने साथ ले जाने के लिए। तो हमेशा आंख मूंद करके ऐसे नहीं करना कि आपको फ्रिक्शन पीछे लगाना है। फ्रिक्शन आगे भी लग सकता है और पीछे लग सकता है, डिपेंड करता है कि रिलेटिव मोशन किस साइड हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। किसने लगाया? ये लगाया M2 ने M1 पर, M2 उसको साथ में लेके गया है। तो अगर M2 ने M1 पर इतना फोर्स लगाया तो M1 भी M2 पर इतना ही फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। बताओ हाँ कि ना? इतना नोट कर लें, सारे फोर्सेस दिखा दें, कौन सा किसके कारण लगाया लिख लें, फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, हर फोर्स का नाम लिखें, ये किसने किस पे लगाया है।
मैं पूछूंगा आपसे अभी कौन सा फोर्स किस पे लगाया है? हो गया? आप मुझे बताएं ये N1 किसने किस पे लगाया है? हाँ M1, इसका M2 बोल रहा हूँ ना, M2 पे, ठीक है। आप बताएं ये वाला फोर्स किसने किस पे लगाया है? N। M2 ने ये जो N है, आप बताएं किसने किस पे लगाया है? M2 ने M1 पे, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक था आपका। ये F किसने लगाया है? लाइक आप बताओ, ये F किसने किस पे लगाया है? मतलब M1 ने M2 पे, ठीक है। ये वाला फोर्स किसने लगाया निधि? M2 ने M1 पे, क्या नाम है इसका? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये फोर्स कौन सा है, किसने किस पे लगाया है? M1 ने M2 पे, हाँ, ग्रेविटी का फोर्स है ये M2 पे, ठीक बात है। तो सारे फोर्सेस के नाम पता होने चाहिए आपको। आप समझा दें कि मुझे इस ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ क्यों लगा? ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ क्यों लगा? पीछे भी लगा सकते हो। तो लास्ट केस में हमने देखा जब बुक को मैं पुश कर रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा था। हमने लास्ट जब केस किया, ऐसा सिंपल केस, इसको ऐसे फोर्स लगाया था बुक को, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा था। बात समझ में आई? तो आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है, ऐसा क्यों? बताएं दिनों। हाँ जी, आप कह रहे ऊपर वाले में फोर्स तो नहीं लग रहा, बट मैं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स जैसे पहले वाले केस में पीछे लगा था, इस वाले केस में भी ऊपर वाले पे पीछे क्यों नहीं लगा, आगे क्यों लगा? हाँ, क्योंकि नीचे वाला सरफेस के ऊपर फोर्स आगे लगा है, अगर वो आगे मूव करेगा तो उसकी कोशिश रहेगी वो मेरे साथ चले, जाने नहीं दूंगा तुझे, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो इसलिए वो आगे लगाएगा फोर्स उसके ऊपर। बात समझ में आई क्या? समझ में आई, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको ये चेक करना है। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी मैंने मोबाइल का एग्जांपल आपको दिया था, अगर नीचे वाली बुक के ऊपर मेरा फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए, क्या उस केस में भी मोबाइल साथ में चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब नीचे वाले बॉक्स पर मैं फोर्स कितना लगाऊं, उसकी एक लिमिट है, कितना फोर्स लगाओगे तो मोबाइल साथ में चलेगा, उससे ज़्यादा कर दिया तो बुक निकल जाएगी, मोबाइल पीछे रह जाएगा, हाँ कि ना? तो सवाल ऐसा आता है इसमें कि कितना फोर्स लगाऊं कि दोनों साथ में चलें। उससे ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो साथ में नहीं चलेंगे। एफ मैक्सिमम आप निकालें इस केस में। चलो यहाँ पे आप 30 न्यूटन हटा दें, 30 न्यूटन हटा दें, आप एफ मान लें, एफ फोर्स है। आपको निकालना है फाइंड एफ मैक्स so that
बोथ ब्लॉक्स दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करें। आपको निकालना है एफ मैक्स की वैल्यू सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। अब देखें ध्यान से, अगर दोनों बॉक्स साथ में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप दोनों को एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। अगर एक मान सकते हैं तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन टोटल मास 15। मान लो कि एफ मैक्सिमम आ गया, आपने मैक्सिमम लगाया जब साथ में मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर। अब ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, उसका नाम है फ्रिक्शन, और वो आगे की तरफ लग रहा है। कहां पे है, ये रहा। इस फोर्स को तो आप बढ़ा घटा सकते हैं, आपने एफ मैक्स तक लिया है उसको। ऊपर वाले फोर्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फिक्स है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की कैपेसिटी है। अगर इस फोर्स की मैक्सिमम लिमिट तय है पहले से, तो क्या ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी तय होगी। नीचे वाले बॉक्स पे तो आप एफ बढ़ा सकते हैं, ऊपर वाले फोर्स, ऊपर वाले के ऊपर एफ नहीं लग रहा, स्मॉल एफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग कैपेसिटी है। तो आप अगर ऊपर वाले की एक्सेलरेशन ऑफ m1 मैक्सिमम निकालना चाहें, सुने ध्यान से, क्या है ये, ब्लॉक m1 की मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी फ्रिक्शन मैक्सिमम अपॉन m1। बताओ हाँ के ना, क्योंकि उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स लग सकता है, उसका मास m1 है। तो इस इक्वेशन से ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। बताओ भाई, पक्का। एफ मैक्स हो जाएगा आपका म्यू इंटू एन m1। अब आप बता दें n की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, n की वैल्यू 50 होगी, या मैं कहूँ m1g होगी, m1g होगी ना। म्यू इंटू जी हो गया, तो आपका ये आ गया A1 की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी म्यू जी, और म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0.25 है, 1/4 होता है 0.25 इंटू 10, इट इज 5/2 विच इज 2.5 पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एक बात पक्का है, नीचे वाला एफ कितना भी हो, ऊपर वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन इससे ज्यादा नहीं हो सकती, है ना, इससे ज्यादा नहीं भाग सकता हो। ठीक है, अब अगर नीचे वाले को भी आप, नीचे वाले की एक्सेलरेशन भी इतनी ही कर दें, तब तक साथ में चलेगा वो, और नीचे वाले की एक्सेलरेशन से ज्यादा हो गई तो साथ में नहीं चलेगा। तो आप अब मान लें कि ऊपर वाले की भी वही रहेगी, तो आपकी 2.5 एफ मैक्स इक्वल टू 15, ये ऊपर जाएगा, 15 इंटू 2.5, 25/10, 2, 3, 25 या 75 बटा 2, 37.5 न्यूटन आई थिंक। ठीक है, अभी कितना लग रहा था, अभी आपने लगाया था 30 न्यूटन, ध्यान हो आपको, 30 न्यूटन लगाया था। तो 30 न्यूटन से ज्यादा आप लगा सकते हैं टू मेक देम मूव टुगेदर। हल्का सा मुश्किल है, जहां पे दिक्कत आ रही है बताएं, क्या किसी को प्रॉब्लम है तो।
इक्वल क्यों किया? आप ये मानते हैं क्या ऊपर वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन की एक लिमिट है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं भाग सकता वो, तो नीचे वाले को भी मुझे उससे ज़्यादा नहीं भगाना है ना, नहीं भगाना है, तो नीचे वाला जब ऊपर वाले के साथ चलता है तब उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है, तो नीचे वाला जब ऊपर वाले के साथ चलता है उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है, तो उसकी एक्सेलरेशन उसके बराबर कर देंगे, साथ में चल रहे हैं ना, तो आपकी वो मैक्सिमम उसके बराबर हो जाएगी। पक्का? लाइक समझाएं पूरी कहानी। वो आपने क्या माना? दोनों बॉडीज को साथ में चलता हुआ माना। हाँ ठीक है, दोनों बॉडी जब साथ में चल रही हैं तो उनका मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल ली, ठीक है, ऊपर वाले के बराबर रख दिया आपने और उससे आपका एफ मैक्स आ गया 37.5। इसको सोल्व करके ये आता है क्या? ये आता है। अब आप इस सवाल को लाइन जहां तक कर लिया वहां लाइन लगा लें, एक सवाल में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपके। अगर ये एफ 30 न्यूटन है, आप सवाल का सेकंड पार्ट बी करके इफ एफ इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन, ठीक है, तो आप बताएं दोनों बॉक्स साथ में चलेंगे या नहीं? विल बोथ बॉक्सेस मूव टुगेदर और नॉट? अगर 30 न्यूटन फोर्स लगाया है आपने तो दोनों साथ में चलेंगे या नहीं? बताएं, साथ में नहीं चलेंगे? क्यों नहीं चलेंगे साथ में? लड़ाई होगी उनकी? हाँ भाई, साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बता भाई, नहीं पता। देखें, यही तो मैंने समझाया अभी। जब 30 न्यूटन लगा, जब फोर्स लगा 30 न्यूटन, आप एक बार के लिए मान लें कि साथ में चल रहे हैं। पहली बात तो मैंने निकाल लिया कि एफ मैक्सिमम कितना होगी साथ में चलें। आपने कहा कि नीचे वाले पे 37.5 न्यूटन तक लगाऊंगा, तब तक साथ में चलते रहेंगे। अब उससे कम लगाया, 37.5 से कम तो है 30, अगर कम है तो इसका मतलब साथ में चलेंगे ही। अगर मैं बोलता 40 न्यूटन तब साथ में नहीं चलते, तो 30 में साथ में चलेंगे, ऑलरेडी पता है एक तो। दूसरा, आप इस इक्वेशन से आप दोनों को साथ में चलता हुआ मान लें कि दोनों साथ में चल रहे हैं, तो आप बताएं साथ में चलते हुए दोनों बॉडीज की एक्सेलरेशन कितनी होगी? निकालें आप अपनी भाषा में लिख लें। क्या मान लिया कि दोनों साथ में चल रहे हैं, तब आपका एक्सेलरेशन कितना होगा? अरे दोनों बक्सों को साथ में चलाना है यार। 30 न्यूटन फोर्स लगा है, 15 उनका मास है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो इतना समय काहे ले रहे हो? बताया क्यों नहीं फिर? आपने कहा कि जब साथ में अगर 30 न्यूटन लगाया और दोनों साथ में चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन आपकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब देखें कि ऊपर वाले की
जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है वो 2.5 है। दोनों साथ में चल रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ऊपर वाला 2.5 से भाग सकता है, ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, हम तो कम भगा रहे हैं। देखो नीचे वाले पे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ऊपर वाले की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, साथ में नहीं मूव कर पाएगा। लेकिन मैंने नीचे वाले में फोर्स ही इतना लगाया है 30 न्यूटन कि दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा है, और 2 तो चल ही सकता है। अगर 2 चल सकता है तो साथ में चलेगा, ठीक है। ये आपका बी पार्ट है, इसको बी लिख लो, सी पार्ट लिखो। सी पार्ट में आपका रहेगा अगर फोर्स 40 न्यूटन है, अगर फोर्स 40 न्यूटन है तब दोनों साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे तो उनका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, तो कितना कितना होगा ये आपको घर से ट्राई करके आना है। कल बात करते हैं इस पे, इस सवाल को कल वहीं से शुरू करें जहाँ खत्म किया है। धन्यवाद।